भाजपा 2024 के रन के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा लगातार भाजपा के नेता कहते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो कमान है वो किसके हाथ में है ये भी आप जानते हैं। हाल ही में परिवर्तन हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को वो कमान दी गई और उसके बाद क्या 2024 की लड़ाई में कांग्रेस एक तरह से अगर हम कहें रणभूमि में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएगी या नहीं निभाएगी, इसी पर चर्चा करने के लिए जगदीप जी मेरे साथ हैं। और किस तरह की रणनीति रहने वाली, क्योंकि 2024 का चुनाव काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। जहां महागठबंधन, वहां एनडीए ने भी अपना एक अलग ही गठबंधन जो है यहाँ पर बना लिया है। तो जगदीप जी, क्या रणनीति क्या रहेगी और क्या लगता है जनता के दिल में इस बार कांग्रेस घर कर पाएगी? आपका आभार। सबसे पहले निश्चित तौर पर विलक्षण मैं कहूँगा जो परिस्थितियां आज दिख रही हैं समूचे देश के अंदर, और जो एक तरह का जन जागरण मैं कहूँगा आम आदमी के बीच में हमें देखने को मिलता है, ख़ास तौर से आज इस सोशल मीडिया के दौर पर, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। और आजीज आ चुके इस देश के लोग मौजूदा मरकज की सरकार से, उसकी नीतियों से, और जिस तरीके से एक आम आदमी को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सच झूठ के नाम पर, मजहबी जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ कर कहीं ना कहीं अपने सियासी मफाद हासिल करने के नाम पर, ये तमाम तरह की सियासतों से आज आम आदमी जो है वो ना केवल आजिज आ चुका है बल्कि समझ चुका है। भाजपा लगातार जब महागठबंधन का गठन हुआ, आपने उसको इंडिया नाम दिया और कहीं ना कहीं आपने वो नाम दिया जो देश का नाम था। तो भाजपा के नेता ये कहते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईमानदार है। रूहानी जी, पहली तो बात, जब इंडिया नाम दिया गया तो इनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये जानते थे कि जब आप देश के लिए, देश के नाम पर, देश के लोगों के बीच उतरेंगे तो नतीजे कुछ और होंगे। रही बात कि इनका ये आरोप कि भाई यहाँ पे जो नेता है वो भ्रष्ट है, पहली तो बात आपने देखा किस तरीके से मोदी सरकार ने इस देश की राजनीति में एक नया आयाम बना दिया और बता दिया कि राजनीति में नीचे गिरने की प्रकाष्ठा जो है वो कहां तक जा सकती है। किस तरीके से विपक्ष का गला इन्होंने दबाया। और दूसरी बात, सिर्फ वही लोग जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं वो भ्रष्ट हैं। वो लोग कहां हैं जिनको ये पानी पी पी कर कोसते थे? खुद मोदी साहब कोसा करते थे। आप अजीत पवार की बात कीजिए, आप शिवराज चौहान के व्यापम घोटाले की बात कीजिए, आप रेड्डी ब्रदर्स के 16,500 करोड़ के घोटाले की बात कीजिए, हेमंत विश्व शर्मा की बात कीजिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो जो अमेरिकी कंपनी का था। इसके अलावा मैं आपको कितने नाम ऐसे गिना दूं। मतलब जब तक वो इनके पास नहीं थे, इनके साथ नहीं थे, इनकी उस नौटंकी में शामिल नहीं थे, तब तक वो चोर थे। तो ये भी कहा जाता है कि देशद्रोहियों का साथ कांग्रेस देती आई है और भाजपा ने कश्मीर में खास तौर पर आतंकवाद पर लगाम लगाई है और काफी हद तक कश्मीर जो है एक अच्छी छवि का, यहाँ पर अगर हम कहें, यूटी बनकर निकल कर आया है। देखिए, पहली तो बात ये कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये तय नहीं करेगी कि राष्ट्रवादिता किसकी क्या है। ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी का हक नहीं है कि किसकी राष्ट्रवादिता का स्तर क्या है, वो ये तय करेंगे। दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज साफ बता दूं, ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लॉ है कि आप जिस चीज को जितना दबाएंगे वो एक तरह से उसको उतना प्रोत्साहित करने का तरीका है। कश्मीर में शांति बहाली का जो असल जरिया था वो वाजपेयी साहब समझा करते थे, और ये उन्हीं के प्रयास थे कि दशकों आपको सरहद के ऊपर तनाव नहीं दिखा। और आज जिस तरीके से एक आम कश्मीरी के हक हकूकों को कुचलकर, या आप मुझे बताइए, इतनी फोर्स आपने कश्मीर में खड़ी कर दी, खास तौर से जब अनुच्छेद 370 की टूटन की बात आई, तो उसके बाद आप मुझे बताइए, ठीक है पत्थरबाजी बंद होगी, लेकिन किस बूते पे आपने बंद करवाई? तो क्या वो एक सही जरिया है? क्या वो टिका रहेगा लंबे स्तर तक? अभी तक तो टिका ही हुआ। अगर टिका है तो अलगाववादी भी जेल में बंद है और कहीं ना कहीं वो जो दुकान उनकी चल रही थी वो भी बंद हो गई। रूहानी जी, अलगाववादियों की दुकान को बंद करने के लिए पिछली सरकारों ने भी बहुत प्रयास किए। ठीक है, इन्होंने एक तरह से उनको दबाया, चलिए कड़े कदम उठाए, मान लिया, लेकिन आप मुझे बताइए अगर ये सब कुछ है तो आज कश्मीर के अंदर निरंतर हो रहे आतंकी हमले क्या है? आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, सरहद के ऊपर आप देखिए कितनी इन्फिल्ट्रेशन जो है शुरू हो चुकी है। ये सब तमाम चीजें क्या है? कहने का तात्पर्य यह है रूहानी जी कि कश्मीर का जो आम नागरिक है, मैं पहले भी ये बात कर रहा था, वो चाहे केसर बेचने वाला, कोई एक आम छोटा किसान है, बल्ले बनाने वाला है, शिकारा चलाने वाला है, वो आजिज आ चुका है, तंग आ चुका है। उसने एक लंबा, मतलब करीब मैं कहूँगा 3 दशकों का दौर देखा है, मतलब सुर्ख और स्याह दौर देखा है।
उस दहशतगर्दी का। लेकिन उन्होंने शटडाउन का भी दौर देखा, उन्होंने उस यहाँ के स्ट्राइक्स का दौर देखा है, पत्थरबाजी का देखा है, जो अभी फिलहाल नहीं है। और टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो उपराज्यपाल लगातार कह रहे हैं कि आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है और हर दिन एक रिकॉर्ड बन रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, पहले उसी को क्लियर कर ले। तो उन्होंने ये सब चीजें देखी, जब दहशतगर्दी देखी है तो बंद भी देखा है, सब देखा है, ठीक है, वो तो समझ में आता है। लेकिन आज वो एक आम कश्मीरी, मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, वो शांति चाहता है, अमन चाहता है। लेकिन जिस अमन की, ये झूठे अमन की ये बात करते हैं, आप मुझे बताइए कितना टूरिस्ट, कितना सैलानी वहां पे गया है? ये जरूर है कि G20 में आप अलग अलग मुल्कों के लोगों को वहां ले आए, आपने अपने आप को ये बताने का एक नाकामयाब प्रयास किया कि कश्मीर में बड़ी अमन और शांति है। लेकिन जो ग्राउंड पे लेवल पे स्थितियां हैं वो वैसी नहीं है, और अगर वैसी है तो फिर जब चुनाव की बात आती है तो आप क्यों मुकर जाते हैं? ये भी कहते हैं कि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ घूम रहे थे, अगर हम कहें कश्मीर भ्रमण कर रहे थे, तो वो जो बर्फ के गोले फेंकना, ये कहते हैं कि वो श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि जहां पर पहले बम गिरा करते थे और जहां पर आने से ये तमाम नेता डरते थे, आज वहां पर अलग तरह से एक व्यवहार, अलग तरह से भाई बहन दिख रहे हैं और खुश है वहां। देखिए, ये जो भारतीय झूठी पार्टी है, मेरा मतलब माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी है, ये इनका रवैया है, ये तरीका है। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कश्मीर पहुंचा, कश्मीरी, एक आम कश्मीरी को उसने गले से लगाया, समुच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और तदोपरांत लद्दाख के लोगों के बीच गया और उसने लोगों के दर्द और मर्म को समझा। तो अब अगर राहुल गांधी साहब अपने इस दौरे के बाद, इंसान तो हम सब हैं, अपने फुर्सत के पलों में अगर कहीं वो स्नोफॉल का कोई आनंद लेते हुए प्रियंका जी के साथ, कि हमने हालात सुधारे, उसी के कारण इस तरह का, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर वो कहीं वैसा कोई लम्हे, कुछ फुर्सत के 4 लम्हे कहीं बैठकर उन्होंने एंजॉय किया, तो उसमें आप ये क्रेडिट दें कि जी वहाँ हालात बड़े अच्छे हैं, तो वो इतनी सिक्योरिटी, ये तो राहुल गांधी जी का लोगों के साथ प्यार है कि वो सिक्योरिटी को दरकिनार करते रहे। अदरवाइज अगर हालात इतने अच्छे होते तो आज कोई भी बड़ा नेता जो कश्मीर में जाता है, आप उसको भेज कर देखिए बिना सिक्योरिटी के। हाँ, ये बात अलग है कि किरण पटेल जैसे लोगों को सिक्योरिटी मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन आम एक लीडर, जो बड़ा कोई राजनीतिज्ञ जो है, वो कश्मीर में, उसको तो छोड़िए जनाब, मैं कहूँ आज सैलानी जो है, ये कहते हैं हमें भी खुशी है, होना चाहिए, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं कश्मीर के, वहां पे आपको सैलानी नहीं दिखेंगे। जो असल कश्मीर है, जो खूबसूरत कश्मीर है, डल झील के आगे पीछे आपने एक प्रेजेंस दिखा दी, वो एक अलग बात है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कश्मीर में असल अमन और शांति तब आएगा जब कश्मीरियों का विश्वास जो है वो मरकज में बैठी सरकार जीते, उनको लगे कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं और हमारी एक बड़ी भागीदारी है। क्या कारण है कि उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मुल्क हमारा है? ऐसे तो हम सब कह रहे हैं कि कश्मीर भी हमारा, जम्मू भी हमारा, जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है, लेकिन आम कश्मीरी को क्यों नहीं लगता? देखिए, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। पहले तो जिस तरीके से आज इस देश में हिंदू मुस्लिम हुआ, दंगे हुए, कई ऐसे मामले में आपको गिरवा सकता हूं जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द जो है, अभी नूहू में क्या हुआ मुझे बताइए, तो कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं उसका असर आपको बाकी इलाकों में नहीं दिखेगा। खासतौर से उस समुदाय विशेष के खिलाफ जब अलग अलग तरह के इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे, तो कैसे आप उनका यकीन जो है उसको बहाल कर पाएंगे या उसको जीत पाएंगे? तो ये बड़ी सारी बातें हैं जिस पर मुझे लगता है बड़ी गहनता से मनन होना चाहिए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि आप उन नेताओं का साथ देते, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो गया, महबूबा मुफ्ती होगी, जो कहते हैं कि पाकिस्तान से चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और उनके दिमाग में मसला कश्मीर है और भारत के दिमाग में मसला कश्मीर है ही नहीं, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू व कश्मीर। तो उनका साथ क्यों देते हैं, उनकी बोली क्यों कांग्रेस बोलती है? देखिए रूहानी जी, कश्मीर को मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने एक लंबा अरसा रिपोर्टिंग की है ग्राउंड पे जाकर। मैं जानता हूं कश्मीर में जो है वो हालात जो असल में है वो कुछ और है, जो बनाकर राजनीतिक तौर पर दिखाए जाते हैं वो कुछ और है। 1 लाख से ज्यादा गुमनाम कब्रें हैं कश्मीर में। आज भी हर महीने की 10 तारीख आपको जो डिसप्लेस्ड या डिसलोकेटेड या जो पर्सन्स जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो दिखे ही नहीं कभी दोबारा, उनके घर वाले जो हैं, उनके वालिद, उनकी अम्मियाँ, उनके बाकी घर के लोग जो हैं, वहाँ आपको गीली आंखों में नजर आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक आम जो कश्मीरी है, जब तक उसको समझा नहीं जाएगा, कश्मीर में बहुत सारी चीजें हैं। दोनों समझ रहे हैं, क्या लगता है? कांग्रेस ने समझा है, कांग्रेस ने समझा है, तभी तो वो एक वक्त आया था जब कश्मीर में, खासतौर से आप देखिए, जब मुफ्ती मोहम्मद साहब जो हैं कांग्रेस के घटक दल के तौर पर जब सरकार में आए, और वाजपेयी साहब का वो जो दौर अगर आप जोड़ ले साथ में, तो वो एक ऐसा वक्त था जब एक मतलब आपको वहां पे लोग किराए पे नहीं बुलाने पड़ते थे, वहां पे आपको फिरने हैदराबाद से नहीं मंगानी पड़ती थी,
वहां पर लोग आते थे, लोग उमड़ते थे। श्री श्री रविशंकर जी ने वहां पे एक प्रोग्राम किया था आज से 4 साल पहले, बड़ी तादाद में कश्मीरी इकट्ठे हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक एक आम कश्मीरी के शारक को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक उसके दुख दर्द को नहीं समझा जाएगा, उसके आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर नहीं किया जाएगा। समझते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जुड़ाव जो है वो राहुल गांधी का हुआ है वहां पर, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां पर पंडित नेहरू का भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। एक तरफ से आम कश्मीरी, एक तरफ से कश्मीरी पंडित, एक फैक्टर वहां पर खेल गए। और यहाँ पर जम्मू है, तो हर तरह से वो पूरी तरह से अपने एक समीकरण में लपेटते चले गए लोगों को। देखिए, मैं आपके साथ अपनापन दिखाना हो, सबको उन्होंने दिखाया। अब ये जो अपनापन है, चाहे भाषणों में हो, चाहे मुलाकातों में हो, क्या वो वोटों में तब्दील होगा अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो? और सांसद के चुनाव में कितना फेरबदल देखता है? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश में देखने को मिला है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो कश्मीर गए तो उन्होंने कहा जी मैं तो कश्मीरी पंडित फैमिली से हूं, जम्मू में आए तो उन्होंने अपने आप को आम हिंदू बताया। अब अगर मैं जाति तौर पे अपनी बात करूं, मेरे किरदार में 10 चीजें जुड़ती हैं, तो मैं अगर किसी एक समुदाय विशेष के बीच जाता हूं तो मैं ये चीज उनको दावे से बोल सकता हूं कि भैया ये जो है मेरे एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है मेरे व्यक्तित्व में है। तो इसको आप सियासी तौर पर मत देखिए। लेकिन एक बात सच है, जैसे मैंने पहले कहा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहीं पर भी दुनिया के किसी देश के अंदर कोने में या पिछले पूरे आप इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए, शांति तभी बहाल होती है जब दो पक्षों के बीच में विश्वास की बहाली होती है। डंडे के जोर पर, बंदूक की नोक पर या तलवारों की उन संगीनों के दम पर आप कहेंगे कि आप शांति बहाल कर लेंगे तो वो टाइम बीइंग के लिए आप अपने आप को एक मुगलाते में रख सकते हैं। 2024 के लिए तैयार हैं आप? निश्चित तौर पर तैयार है जी, पूरा देश तैयार है। और आपने देखा अभी हाल जहां भी चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस ने किस जिंदा दिली के साथ प्रदर्शन किया और जो वादे किए उन पर हम खरे उतरे। हमने उनमें ज्यादा वक्त नहीं लिया, हमने कहानियां नहीं सुनाई, हमने 15 लाख सारी लोगों के खाते में डालने की बात नहीं की, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, फिर इनको ये रबड़ियां लगती हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश में हुई, आपके सामने है। इसके अलावा अगर आज हम बात कर रहे हैं कि अग्निवीर परियोजना जो इन्होंने बनाई भारतीय सेना में, और आपने उसका असर देखा जब अमरजीत का जनाजा उठा, तो जिस तरीके से 2 लोगों को एम्बुलेंस में भेजा गया एक ऐसे जवान के लिए जो मुल्क के नाम पे शहीद हुआ। तो कांग्रेस ही वो पार्टी है जो उन तमाम मुद्दों पर ना केवल खुलकर बात कर रही है, बल्कि यकीन मानिए कि जैसे ही हालात बनेंगे, जैसे ही वक्त आएगा, तो एक बड़ा मैं कहूंगा लोकतांत्रिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और अभी आपने मुझे लगता है अमित शाह साहब की रैली में देखा भी होगा। तो अगर आप इस पे ठीक समझे तो इस पे भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर वहां पर वो कह रहे थे कि उनको एक नारा ये सुनना था कि कांग्रेस के विरोध में, जब कांग्रेस का नाम आता है तो वो पक्ष में जब नारा आ जाता है जिंदाबाद का, तो उसके बाद कैसे आपको लगे? क्योंकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से या कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो वीडियो काफी वायरल हो। देखिए, बात ये है कि सच जो है उसको आप पराजित नहीं कर सकते। हल्कान परेशान थोड़ी देर के लिए हो सकता है और सच ही सामने आया है। एक तो ये चीज इससे साबित हो गई, जिस तरीके से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में उनकी रैली में लगे, वो ये बताते हैं कि लोगों के मनों में कांग्रेस है। फिर चाहे आपने उनको किसी तरह का डर दिखा के, अब कोई सरकारी मुलाजिम है उसके घर के 4 लोगों को आपने बुला लिया। अब मैं देख रहा हूं ना, कांग्रेस का जो एक रवैया था, काम करने का तरीका था, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं नहीं मिलता। एक छोटे लेवल का, मैं कहता हूँ ब्लॉक लेवल का अधिकारी भी जो पहुंच जाता है ट्रांसफर करवाने के लिए, तो वो जो डर दिखाकर लोगों को लाया वो अलग बात थी, लेकिन सच बाहर आ गया। और दूसरा, उसमें ऐसे भी लोग मैं आपको बता दूं थे जिनको किराए पे लाया गया था, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता जिंदाबाद और मुर्दाबाद से। ये चीज मैं वही कह रहा हूँ, किराए पे लाया, सिखा के लाया, लेकिन उनके वो तो लोग थे ही, लेकिन उनमें वो लोग भी थे जो दिल से कांग्रेस को पसंद करते थे लेकिन मजबूरी में वहां थे। ये चीज साबित हो गई। तो ये 2 चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं ये जो आडंबर रचती है भारतीय जनता पार्टी और दिखावा करती है, हाँ, वो एक तरह का मतलब दिखावा करना, सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर से अपने आईटी सेल को ऑपरेट करके ये दिखाना कि भाई जो पूरा देश है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन आज जहाँ पे भी आप देखें, लोग हलकान हैं, परेशान हैं, लोगों के मसले मिसाइल हल नहीं हो रहे। प्रदेश की बात करें तो एक ऐसा प्रदेश ये बन चुका है जहां पिछले 9 सालों से लोगों की नुमाइंदगी जो है वो 0 पर है, हाशिए पे है।
और पंचायती चुनाव आप नहीं करवा रहे, निकाय चुनाव पे आप तैयार नहीं। हकीकत ये है कि इनको अपनी जात औकात पता है। इन लोगों ने सिवाय अपने पेट भरने के जनता का कुछ नहीं किया, और यही कारण है कि आज इनकी हिम्मत नहीं होती, मजाल नहीं होती कि ये चुनाव के लिए उतरें। तो ये आम आदमी समझता है। तो अब जब भी चुनाव होंगे इनका सुपड़ा साफ होगा। और लोकसभा चुनाव में मैं आपको बता दूं रूहानी जी, एक बड़ा परिवर्तन जो है ये देश दर्ज करने जा रहा है, और एक अच्छी सरकार जो विपक्ष का गला न दबाए, जो लोगों को परेशान ना करे ना हक, जो मुद्दों पर बात करे, जो हिंदू मुसलमान ना करे, बेरोजगारी पर बात करते समय पाकिस्तान का जिक्र ना करे, भुखमरी की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, कुपोषण की बात करे, जो लोगों की बात करे, वो सरकार जो है वो बहुत जल्दी आकार लेगी। और उस सरकार का अहम हिस्सा जो है वो कांग्रेस पार्टी होगी। देखिए, कांग्रेस जो है इस पर काफी ज्यादा विश्वास जता रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरह से पहल की एक गठबंधन बनाने की। उस महागठबंधन में विभिन्न विपक्षी चेहरे जो थे वो नजर आए, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भी अगुवाई करने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर सफलता के साथ जो है वोटों की बरसात उनके खेमे में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वाकई साल 2024 का जो एक चुनावी रण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला। आप यूं हमारे साथ देखते भी चौहान।